हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूरोजोन क्राइसिस के बारे में। European debt crisis is a multi-year debt crisis that has been taking place in the European Union since the end of 2009. Several Eurozone member states were unable to repay or refinance their government debt or bail out over-indebted banks under their national supervision without the assistance of third parties like other Eurozone countries, European Central Bank or the IMF. तो ये एक मल्टी ईयर डेप्ट क्राइसिस है जिसने काफ़ी सारी यूरोजोन कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट किया था। और जो यूरोजोन कंट्रीज थी, दे वर अनेबल टू रीपे देयर गवर्नमेंट डेट, अपना डेप्ट नहीं रीपे कर पाए थे वो। स्टार्ट हुआ था ये क्राइसिस 2009 में, when the world first realized that Greece could default on its own debt. In 3 years, it escalated into the potential for sovereign debt defaults from Portugal, Italy, Ireland, and Spain. The European Union, led by Germany and France, struggled to support these members. They initiated bailouts from European Central Bank and the IMF, but these measures didn't keep many from questioning the viability of the euro itself. तो 2009 में स्टार्ट हुआ था, ग्रीस से इनिशियली स्टार्ट हुआ, फिर पोर्चुगल, इटली, आयरलैंड और स्पेन भी इससे इफेक्ट हुए थे। यूरोपियन यूनियन थी लेड बाय जर्मनी एंड फ्रांस, वो इनको सपोर्ट नहीं कर पाई फाइनेंशियली, तो बेल आउट्स की ज़रूरत पड़ी फ्रॉम द यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड द IMF। अब कॉजेज़ क्या थे इसके? पहली बात तो देवर नो पेनल्टीज फॉर कंट्रीज दैट वायलेटेड द डेट टू GDP रेशियो सेट बाय द यूज फाउंडिंग maastricht क्राइटेरिया। तो जिन भी कंट्रीज ने डेट टू GDP रेशियो वायलेट किया उनके लिए कोई पेनल्टीज़ नहीं थी। फ्रांस और जर्मनी वर स्पेंडिंग अबव द लिमिट, वो फ्रांस और जर्मनी तो खुद ही वायलेट कर रहे थे, तो वो दूसरों को कैसे सैंक्शन करते। और सिर्फ एक हार्श पेनल्टी थी, दैट इज़ एक्सपल्शन फ्रॉम द यूरोजोन विच वुड वीकन द पावर ऑफ द यूरो इटसेल्फ। तो एक बहुत ही हार्श पेनल्टी थी और कोई और अदर पेनल्टीज़ नहीं थी। सेकेंडली, यूरोजोन कंट्रीज बेनिफिटेड फ्रॉम द यूरोज पावर। They benefited from the euro's power, they enjoyed the low interest rates and increased investment capital. Most of the flow of the capital was from Germany and France to southern nations, and this increased liquidity raised wages and prices, making their exports less competitive. तो क्या हुआ कि जो यूरोजोन कंट्रीज थी, they enjoyed low interest rates and increased investment capital. Money was flowing from Germany and France to southern nations. तो मनी फ्लो कर रहा था, इसलिए वेजेस बढ़ गई, प्राइसेस बढ़ गए तो एक्सपोर्ट्स लेस कम्पिटिटिव हो गए, तो एक्सपोर्ट सेक्टर को हिट मिला। कंट्रीज यूजिंग द यूरो couldn't do what most countries do to cool inflation, raise interest rates और print less currency, क्योंकि जो यूरो की जो मनी मैनेजमेंट है वो सेंट्रली डिसाइड होती है, इसलिए कंट्रीज़ का स्पेसिफिकली कोई रोल नहीं है, इसलिए दे कुड नॉट रेज इंटरेस्ट रेट्स और प्रिंट लेस करेंसी। ड्यूरिंग द रिसेशन टैक्स रेवेन्यूज़ फेल बट पब्लिक स्पेंडिंग रोज। रिसेशन में टैक्स रेवेन्यूज़ जैसे गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ तो गिर गए, पर जो उनके खर्चे थे वो बढ़ गए टू पे फॉर अनएम्प्लॉयमेंट और अदर बेनिफिट्स के लिए। Third, austerity measures slowed economic growth by being too restrictive. They increased unemployment, cut back consumer spending, and reduced the capital needed for lending. तो ऑस्टेरिटी मेजर्स जो थे, जैसे गवर्नमेंट ने खर्चे कम किए, उसने ग्रोथ को और कम कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गई, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गई, कैपिटल नहीं अवेलेबल थी लेंडिंग के लिए। Greek voters were fed up with recession and shut down the Greek government by giving an equal number of votes to the no austerity Syriza party. Rather than leave the Eurozone, the new government worked to continue with austerity. In the long term, austerity measures will alleviate the Greek debt crisis. अब सोल्यूशन क्या था? मई 2012 में जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल ने एक 7 पॉइंट प्लान दिया था। उसमें क्या था? लॉन्च क्विक स्टार्ट प्रोग्राम्स टू हेल्प बिजनेस स्टार्टअप्स, रिलैक्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट रॉन्गफुल डिसमिसल, इंट्रोड्यूस मिनी जॉब्स विद लोअर टैक्सेस, combine apprenticeships with vocational education targeted towards youth employment, create special funds and tax benefits to privatize state-owned businesses, establish special economic zones, invest in renewable energy. Merkel found this work to integrate East Germany and saw how austerity measures could boost the competitiveness of the entire Eurozone. The 7 Point Plan followed an intergovernmental treaty approved on December 9, 2011, where EU leaders agreed to create a fiscal union parallel to monetary union. तो इस ट्रीटी में क्या था?
ट्रीटी में था कि यूरोजोन मेंबर कंट्रीज वुड लीगली गिव सम बजटरी पावर टू सेंट्रलाइज ईयू कंट्रोल। तो बजटरी पावर एक सेंट्रलाइज ईयू कंट्रोल को दी जाएगी। मेंबर्स दैट एक्सीडेड 3% डेफिसिट टू जीडीपी वुड फेस फाइनेंशियल सैंक्शंस। तो जो भी मेंबर्स हैं जिनका 3% डेफिसिट टू जीडीपी फेस करते हैं, दे वुड फेस फाइनेंशियल सैंक्शंस एंड एनी प्लान टू इशू सॉवरेन डेट मस्ट बी रिपोर्टेड इन एडवांस। सॉवरेन डेट इशू करना है तो पहले से रिपोर्ट करना होगा, और जो भी 3% डेफिसिट टू जीडीपी रेशो को एक्सीड कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल सैंक्शंस देने पड़ेंगे। सम बजटरी पावर टू सेंट्रलाइज ईयू कंट्रोल। ठीक है। फिर एक द यूरोपियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैसिलिटी वाज रिप्लेस्ड बाय अ परमानेंट बेल आउट फंड, द यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म। तो यूरोपियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैसिलिटी वाज रिप्लेस्ड बाय यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, जो कि एक परमानेंट फंड होगा। इट अश्योर्ड लेंडर्स दैट ईयू वुड स्टैंड बिहाइंड इट्स मेंबर्स। Voting rules in the European Stability Mechanism allowed emergency decisions to be passed with an 85% qualified majority, allowing the EU to act faster. Eurozone countries would lend another 200 billion euros to the IMF from their central bank. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? कुछ कंट्रीज़ ने अक्यूज़ किया कि they worried the treaty would lead to a two-tier EU. Eurozone countries could create preferential treaties for their members only and exclude EU countries that don't have the euro. Second, Eurozone countries must agree to cutbacks in spending, which would slow their economic growth. Austerity measures करने पड़ेंगे. These austerity measures have been politically unpopular. तो वोटर्स could bring in new leaders, नए लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं जो कि यूरोजोन को छोड़ ही है. Thirdly, a new form of financing, the euro bond, has become available. The European Stability Mechanism is funded by 700 billion euros in Eurobonds, and these are guaranteed by Eurozone countries. तो ये थे इसके consequences और ये था Eurozone crisis in short. Thank you.